Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. Students, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 9 सॉल्यूशंस और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी कर्व्स। इससे पहले हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज़रा पिछले टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट आज लेक्चर सुन रहा है तो वो ये नहीं कहेगा जी मैं लास्ट लेक्चर नहीं सुना मुझे इसलिए समझ नहीं आ पाया, ऐसा कुछ नहीं। तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी कर्व। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, सबसे पहले ना हम इसे समझेंगे जी सॉल्युबिलिटी क्या है और उसके बाद फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सॉल्युबिलिटी स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी क्या है। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई सब्सटेंस जो कि किसी सॉल्वेंट में हम उसे डिज़ोल्व करते हैं। लेट्स सपोज ये कोई बीकर जिसमें मेरे पास कोई सॉल्वेंट है, मैं क्या करता हूँ, मैं इस सॉल्वेंट में कोई सब्सटेंस डिज़ोल्व करता हूँ एज सोल्यूट। ठीक है, इट इज़ सॉल्वेंट और ये सॉल्वेंट किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर रखा मैंने, लेट्स से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने क्या किया, मैंने इस सॉल्वेंट में या सबसे पहले तो इस सॉल्वेंट के मैंने 1000 ग्राम ले लिए या 100 ग्राम ले लिए, 100 ग्राम ऑफ प्योर सॉल्वेंट। फिर मैंने क्या किया, मैंने इन 100 ग्राम्स में सोल्यूट की कुछ अमाउंट डिज़ोल्व करवाना शुरू कर दिया। अब स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर 100 ग्राम सोल्यूट या 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितने ग्राम्स सोल्यूट के डिज़ोल्व होंगे वो सॉल्युबिलिटी कहलाएगा फॉर दिस सोल्यूट। लेट्स सपोज अज्यूम कीजिए कि 20 ग्राम सोल्यूट डिज़ोल्व हुआ और इसके बाद मज़ीद सोल्यूट डिज़ोल्व होना रुक गया, तो इसका मतलब यहाँ पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। तो जितने ग्राम ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व हुए 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो ये आपके पास सॉल्युबिलिटी कहलाएगा इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट दिस टेम्परेचर टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इन्हीं वर्ड्स को अरेंज करके ना हम डेफिनेशन बनाते हैं सॉल्युबिलिटी के। तो सॉल्युबिलिटी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो मैं सॉल्युबिलिटी को कुछ इस तरह से लिखूंगा कि सॉल्युबिलिटी क्या है, आपने बताना है कि इट इज नंबर ऑफ ग्राम्स of solute, number of grams of solute dissolved in 100 grams of solution। कीवर्ड्स को मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट to prepare a saturated solution, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो भी वर्ड आप यूज़ करना चाहें आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एट अ पर्टिकुलर at a particular
टेम्परेचर। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। मैंने यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखी। मैंने कहा जी कि नंबर ऑफ ग्राम्स किसके जी? सोल्यूट के, जो कि डिज़ोल्व हो जाएंगे किसमें? 100 ग्राम। किसके 100 ग्राम है जी? सॉल्वेंट के 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। किस पर्पस के लिए? टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये जो ग्राम ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व होंगे ये आपके पास क्या कहलाएगा? सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। इसी तरह ना इसी डायग्राम को या इसी सॉल्युबिलिटी की एक और डेफिनेशन उसे समझने के लिए ना सबसे पहले हम एक और डायग्राम देखेंगे और डायग्राम से हम सॉल्युबिलिटी की एक और डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स फर्ज करें कि मेरे पास ना एक बीकर जिसमें कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, और इस सॉल्वेंट में हम कोई सोल्यूट डिज़ोल्व करने जा रहे हैं। लेट्स सपोज ये मैं कोई सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व करने जा रहा हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास कोई सोल्यूट है जो कि इन पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। तो मैं इस सोल्यूट को इस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करने जा रहा हूँ। मैंने इसे लिख दिया जी ये क्या है? सोल्यूट है। अब होगा क्या कि जब आप सॉल्वेंट में सोल्यूट को डिज़ोल्व करेंगे तो स्टार्ट में जो सोल्यूट पार्टिकल होंगे वो सेपरेट होकर अलहदा होंगे और सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगे। लें जी, सॉल्वेंट में सोल्यूट पार्टिकल्स सेपरेट होकर डिज़ोल्व होना शुरू हो गए। बाद में कुछ ऐसा होगा कि वो सोल्यूट पार्टिकल जो सॉल्वेंट में मौजूद हैं वो वापस सॉलिड सब्सटेंस के साथ मिलना शुरू हो जाएंगे। सोल्यूट पार्टिकल्स का सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना सॉल्युबिलिटी, और सॉल्वेंट में डिज़ोल्व्ड सोल्यूट पार्टिकल्स का वापस सॉलिड स्टेट में आना क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा। तो इसका मतलब कि स्टार्ट में जो सोल्यूट है वो डिज़ोल्व हो रहा है, सॉल्युबिलिटी है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि सोल्यूशन में मौजूद सोल्यूट पार्टिकल जो डिज़ोल्व है वो वापस सॉलिड में आना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब कि क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब सॉल्युबिलिटी यानी कि जितने पार्टिकल डिज़ोल्व हो रहे हैं उतने ही सोल्यूशन में से पार्टिकल वापस सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब दोनों में क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया। तो इक्विलिब्रियम स्टेज पर जितने सोल्यूट पार्टिकल सोल्यूशन में मौजूद होंगे वो आपके पास सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। तो हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन कब? व्हेन सोल्यूशन इज इन इक्विलिब्रियम, व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम किसके साथ जी? विद सॉलिड सब्सटेंस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो मैं इसकी सेकंड डेफिनेशन लिख रहा हूँ जी, ज़रा गौर कीजिएगा। मैंने लिखा कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की कंसंट्रेशन किस में? सोल्यूशन में। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन कब? व्हेन इट इज ये इट यहां पर कौन है? सोल्यूट। व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम, जब ये इक्विलिब्रियम में होगा किसके साथ? विद सॉलिड सब्सटेंस यहां पर सोल्यूट है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब ये इक्विलिब्रियम में होगा किसके साथ? सोल्यूट के साथ। ज़रा डेफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन
यानी कि सोल्यूट की वो कंसंट्रेशन जो सोल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद मौजूद है। ठीक है, कब? व्हेन इट इज इक्विलिब्रियम, जब सोल्यूट इक्विलिब्रियम में होगा, किसके साथ? विद सॉलिड सब्सटेंस, यानी कि जितना सोल्यूट यहाँ से डिसॉल्व होने के बाद जा रहा है सॉल्यूशन में, उतने ही सोल्यूट पार्टिकल्स वापस सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब दोनों में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका। इस वक्त जितना सोल्यूट सॉल्यूशन में मौजूद है, ये सॉल्युबिलिटी कहलाएगा एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास था सॉल्युबिलिटी। अब हम नेक्स्ट जो हम देखेंगे जी कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। नेक्स्ट आ जाएगा जी एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। स्टूडेंट्स, हम ना फर्स्ट एग्जाम्पल जो देखेंगे NaCl की देखेंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप देखेंगे तो NaCl की जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज़ 37.5 डिग्री 5 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी NaCl कब? एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा जी? आपने बताना है 37.5 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी दैट इज 37.5 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम वाटर में 37.5 ग्राम NaCl डिजोल्व होगा। आप टेम्परेचर बढ़ाएं, सॉल्युबिलिटी में बड़ा माइनर सा इफेक्ट होगा। इवन कि आप टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते 100 कर देंगे ना, तो सॉल्युबिलिटी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कहीं कोई 38.56 के करीब होगी। इसका मतलब ये एक ऐसा सोल्यूट है जिसकी सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। इसके पैरेलल अगर हम कॉपर सल्फेट की एग्जांपल लेंगे तो कॉपर सल्फेट अगर आप देखेंगे ना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी CuSO4 कॉपर सल्फेट। अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करते हैं तो कॉपर सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दैट इज़ 14.3 ग्राम इन पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी 14.3 ग्राम 14.3 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। और इसी तरह अगर आप टेम्परेचर बढ़ाकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे कॉपर सल्फेट के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो कॉपर की सॉल्युबिलिटी होगी दैट विल बी 74 या 75.4 ग्राम इन पर 100 ग्राम। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी 75.4 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स, ये ना आपके पास आ गई एग्जांपल्स। अब आपने सीखना है कि किस तरह से हम जो है ना एक सॉल्युबिलिटी को किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखूँगा जी डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। स्टूडेंट, ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी है इस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि किस तरह से आप सॉल्युबिलिटी डिटर्मिन कर सकते हैं। आप 100 ग्राम सॉल्वेंट लें, उसमें सोल्यूट डिज़ोल्व करवाएं। जितने ग्राम्स सोल्यूट के 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएंगे वो उस सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी होगी। डिफरेंट टेम्परेचर्स पर सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी। खैर, इस चीज़ के ऊपर तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो हम ना अपने नेक्स्ट मेन डिस्कशन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखूँगा जी फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी।
कि वो फैक्टर्स जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आपने बताना है नेचर ऑफ सोल्यूट, इसी तरह से नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इसी तरह से आपके पास टेम्परेचर एक फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से प्रेशर ऑफ गैस, अगर गैशियस फेस होगा तो प्रेशर ऑफ गैस भी होगा। तो मैं यहाँ पर ना चारों फैक्टर्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले आप बताएंगे जी, पहला जो फैक्टर बन रहा होगा दैट इज नेचर ऑफ सोल्यूट। नेचर ऑफ सोल्यूट के सोल्यूट पोलर है, नॉन पोलर है, ये नेचर पर डिपेंड करता है कि सोल्यूट की पोलैरिटी क्या है, पोलर है, नॉन पोलर है, कोवलेंट है, आयनिक है। इसी तरह नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मैं सेकंड फैक्टर यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के सॉल्वेंट की नेचर क्या है। थर्ड वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर, ठीक है। किस टेम्परेचर पर आप सॉल्युबिलिटी देखना चाह रहे हैं। बहुत सारे जो सोल्यूट ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होती है, बहुत सारे सोल्यूट्स ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से डिक्रीज़ होती है। और अगर आपके पास कोई गैशियस फेज सिस्टम है तो प्रेशर ऑफ गैस, कब अगर आपके पास जो सिस्टम है वो गैशियस फेज में होगा तो प्रेशर ऑफ गैस। कब अगर मिक्सचर आपके पास गैशियस फेज में होगा तो आपके पास गैस का प्रेशर भी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को। नेक्स्ट बेटे हमारा मेन टॉपिक सॉल्युबिलिटी कर्व्स। सॉल्युबिलिटी कर्व्स क्या हैं, तो ज़रा आप लोगों ने यहाँ से अटेंटिव होकर देखना है। एक्चुअली सॉल्युबिलिटी कर्व्स आर अ ग्राफ बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी कर्व ले जी। सॉल्युबिलिटी कर्व्स क्या हैं, वो कहते हैं जी कि एक ग्राफ है बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी को हम लिखेंगे जी वाई एक्सिस पे और टेम्परेचर को हम लिखेंगे जी कहाँ पर एक्स एक्सिस पे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि सॉल्युबिलिटी कर्व इज़ अ ग्राफ या ग्राफ बिटवीन सॉल्युबिलिटी और हमारी बुक में सॉल्युबिलिटी को वाई एक्सिस पर लिखा गया, सॉल्युबिलिटी ऑन वाई एक्सिस एंड टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस। सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर, और टेम्परेचर कौन से एक्सिस पर जी, एक्स एक्सिस पर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि एक्स एक्सिस। इससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे याद रहेगा कि जब मैंने ग्राफ बनाना है एक्स एक्सिस पर क्या रखूँगा और वाई एक्सिस पर क्या रखूँगा। तो ग्राफ बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑन वाई एक्सिस एंड टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी कर्व्स। इन्हें आप ना सॉल्युबिलिटी कर्व्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट ये जो ग्राफ हमें मिलता है इट इज़ ऑफ टू टाइप, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है, और दूसरा आपके पास यहाँ आप कहेंगे जी कॉन्टिन्यूस ग्राफ और दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस ग्राफ। तो मैं यहाँ पे ना लिख देता हूँ कि ये दो तरह का है, एक कॉन्टिन्यूस है और एक डिसकॉन्टिन्यूस है। मैं नीचे टाइप्स लिखने की बजाय मैं यहाँ पर ही लिख रहा हूँ कि एक कॉन्टिन्यूस होगा जी, ये सॉल्युबिलिटी कर्व ग्राफ लें जी, कॉन्टिन्यूस NUOUS कॉन्टिन्यूस, और एक होगा डिसकॉन्टिन्यूस। डिसकॉन्टिन्यूस। तो हम पहले ना कॉन्टिन्यूस को डिस्कस करेंगे। सॉल्युबिलिटी कर्व यानी कि कॉन्टिन्यूस ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे। मैं अभी ग्राफ भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूस ग्राफ को देखेंगे। तो ये सबसे पहले हम हेडिंग यहाँ पे लिख लेंगे जी, सॉल्युबिलिटी कर्व ग्राफ यानी कि
उसकी फर्स्ट टाइप कॉन्टिन्यूस लाइन। जब आपके पास ना ग्राफ क्या होगा, ग्राफ आपके पास कॉन्टिन्यूस जो है ना वो सॉल्युबिलिटी कर्व होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी कॉन्टिन्यूस सॉल्युबिलिटी और कर्व। ले जी कॉन्टिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व। अब ये कॉन्टिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व भी आगे 3 तरह की होगी, लेकिन उनको समझने से पहले ना हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व मैंने ग्राफ आपको दिखाया। अब ये ना 3 तरह की क्लासेस में मैंने इसे क्लासीफाई कर दिया। एक मैंने लिखा जी स्ट्रेट लाइन, यानी कि आप देखेंगे कि कुछ ग्राफ ऐसे हैं जो कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पहले लिख रहा हूँ जी, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस भी करेंगे। NaNO3 है, ठीक है, इसी तरह KCl है और इसी तरह NaCl है। अगर आप इनके ग्राफ देखेंगे ना तो NaNO3 का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। इस कर्व की जो स्टिफनेस है वो ज़्यादा है सॉल्युबिलिटी की तरफ, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा सॉल्युबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी एज़ कम्पेयर टू दी अदर्स। खैर स्ट्रेट लाइन के लिहाज से बात कर रहा हूँ। आगे देखेंगे अगर आप तो KCl, अगर आप ये ग्राफ देखेंगे इट इज़ आल्सो स्ट्रेट लाइन ग्राफ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। स्टूडेंट्स थर्ड स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज ऑफ NaCl। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो इट इज़ पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस। यहाँ पर ना मैं एक दोबारा लिख दूँ कि यहाँ पर मैंने सॉल्युबिलिटी लिखी कि अपवर्ड सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है जी, इंक्रीज़ हो रही है, और इस तरफ टेम्परेचर है जो कि एक्स एक्सिस में इंक्रीज़ हो रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, तो इट मीन्स NaCl की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अब आगे चलते हैं जी। दूसरी जो टाइप मैं यहाँ पे लिखूंगा कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व में, दैट इज़ अब्रप्ट लाइन। अब्रप्ट लाइन क्या है, वो कहते हैं जी कि ये ऐसा ग्राफ है जिसमें जो सॉल्युबिलिटी कर्व है वो अब्रप्टली क्या होगी, इंक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अगर आप देखेंगे CaCl2, मैंने यहाँ पे इसका ग्राफ बनाया। अगर आप देखेंगे सॉल्युबिलिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड तकरीबन 50-60 के इन बिटवीन है। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया सॉल्युबिलिटी बढ़ के अब्रप्टली इंक्रीज हुई। तो ये जो लाइन है ये अब्रप्ट लाइन है। तो इसकी एग्जांपल्स में ना हम लिख लेते हैं जी, CaCl2 है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी CaCl2, इसी तरह CaCl2 है, PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट। अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे अब्रप्टली इंक्रीज हो रहा है। आप लिख लें जी PbNO3 होल ट्वाइस। इसी तरह अगर आप बुक में देखेंगे KClO3 का ग्राफ है, ठीक है। इसी तरह और भी एग्जांपल्स आपके पास हैं। थर्ड जो टाइप है दैट इज डिक्लाइन, यानी कि आपको ऐसी ग्राफ लाइन भी मिलेगी जो कि टेम्परेचर के बढ़ने से डिक्रीज हो रही है, यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। अगर आप देखेंगे ना सीरियम सल्फेट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉल्युबिलिटी तकरीबन 20 के करीब है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जा रही है और तकरीबन 40 के करीब आने के बाद टेम्परेचर एक्सिस के पैरेलल, मतलब सॉल्युबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो ग्राफ है डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये डिक्लाइन है। मैं इसकी एग्जांपल में लिख देता हूँ जी कि सीरियम Sc2SO4 होल थ्राइस, सीरियम सल्फेट। ये था आपके पास कॉन्टिन्यूस कर्व, सॉल्युबिलिटी कर्व। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास जो टाइप है डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व, उसे ना हम यहाँ पर बना लेते हैं और यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व क्या है। इसी तरह का हम एक ग्राफ बनाएंगे और कुछ ऐसे कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होगा। इसी तरह का ग्राफ बनाएंगे और कुछ ऐसे क्रिस्टल्स को डिस्कस करेंगे जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होगा। ठीक है, लें जी नेक्स्ट है जी हमारे पास डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व। डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व।
स्टूडेंट्स आप एक और ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ में इसी तरह से हमने y एक्सिस पर सॉल्युबिलिटी और x एक्सिस पर हम क्या करेंगे जी, टेम्परेचर लेंगे। लें जी y एक्सिस और इसी तरह से x एक्सिस है जी। x एक्सिस पर हम टेम्परेचर लेंगे जो कि राइट वर्ड क्या हो रहा है जी, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी हम लेंगे जी कहाँ पर, y एक्सिस पर, जो कि अपवर्ड क्या होगी, इंक्रीज़ हो रही है। हम ना दो कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं। एक कंपाउंड हमारे पास होगा जी कैल्शियम क्लोराइड और हेक्साहाइड्रेट, और इसी तरह दूसरा हमारे पास होगा जी Na2SO4 डेकाहाइड्रेट। कैल्शियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट CaCl2 इंटू 6H2O और Na2SO4 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Na2SO4 और ये डेकाहाइड्रेट है इंटू 10H2O। स्टूडेंट्स ये कैल्शियम क्लोराइड और 6H2O इट इज़ कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टल, मतलब ये ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन इसमें वो वाटर मॉलिक्यूल जो इंट्रैप हो गया। आप क्या करें, आप इसे हीट करें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कि आपने इसे हीट किया। जब आप इसे हीट करेंगे तो ये कैल्शियम क्लोराइड जो है ना, इसमें से दो वाटर मॉलिक्यूल एवेपोरेट हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा जी CaCl2 इंटू 4H2O। आप इसे फर्दर हीट करेंगे, मज़ीद दो वाटर मॉलिक्यूल और निकल जाएंगे। तो मैं इसे लिखता हूँ जी कि फर्दर आपने इसे हीट किया। ले जी मैं इस तरफ लिख देता हूँ, फर्दर आपने हीट किया तो जनाब क्या हुआ, ये बन जाएगा जी CaCl2 इंटू 2H2O। CaCl2 इंटू 2H2O। मज़ीद हीट करें तो इसमें ना ये आपके पास एनहाइड्रस CaCl2 आ जाएगा। ले जी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CaCl2। इसी तरह अगर आप क्या करें, आप इसे भी हीट करें Na2SO4 इंटू 10H2O को, तो इसमें से भी सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो एवेपोरेट हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा जी Na2SO4 ठीक है। फिर फर्दर आप इसे वाटर में डिसॉल्व करवा सकते हैं। तो इस तरह आप इनकी सॉल्युबिलिटी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स जब हम सॉल्युबिलिटी देखते हैं ना CaCl2, आपके पास फर्स्ट कर्व आएगी जी यहाँ पर। आपने क्या किया, आपने CaCl2 इंटू 6H2, आपने इसे हीट किया, आपके पास एक कर्व आ गई कुछ इस तरह से, ठीक है। ये था जी CaCl2 इंटू 6H2। आपने फर्दर हीट किया, हीट करने से आपके पास CaCl2 और 6H2O था, ये 4H2O में कन्वर्ट हो गया। आप इसे फर्दर हीट करेंगे तो ये 2H2O में कन्वर्ट हो जाएगा जी। फर्दर हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जी किसमें, CaCl2 में। और इसी तरह फर्दर आप जो है ना CaCl2 की सॉल्युबिलिटी जब बन गया एनहाइड्रस, आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, CaCl2 की सॉल्युबिलिटी भी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं जी Na2SO4 इंटू 10H2O। स्टूडेंट्स आप इसे हीट करेंगे तो क्या होगा कि ये इस पॉइंट पर आगे कन्वर्ट हो जाएगा जी Na2SO4, ठीक है। ये जो Na2SO4 इंटू 10H2O था ये कन्वर्ट हो गया Na2SO4 में। फर्दर हीट करेंगे, अब ना इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे बन गया था जी CaCl2 जिसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो बताना मैं क्या चाह रहा हूँ, टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज होना वो तो हम लास्ट ग्राफ में भी डिस्कस करके आए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो कर्व आपके पास आ रही है, दिस कर्व इज नॉट कॉन्टिन्यूस, इट इज़ अ डिसकॉन्टिन्यूस कर्व। यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर आगे, यहाँ तक और फिर आगे तो ये आपके पास आ जाएगी डिसकॉन्टिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने सीखा कि सॉल्युबिलिटी क्या है, उसकी दोनों डेफिनेशंस क्या हैं, उनका मतलब क्या है। उसके बाद हमने फैक्टर्स देखे, कौन कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। फिर हम सॉल्युबिलिटी कर्व्स पर आए, डिफाइन किया, और उसके बाद दोनों तरह की सॉल्युबिलिटी कर्व को डिस्कस किया, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस दोनों सॉल्युबिलिटी कर्व्स को डिस्कस किया। तो ये हमारा आज का लेक्चर था बेटे। आप अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाइएगा
और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।